नमस्ते। यह मेरा पहला वीडियो है जो नेट हिंदी के लिए बनाया गया है। अभी अभी जो नेट का पाठ्यक्रम बदला हुआ है, एनटीए के साइट पर डाला गया है, इसको आप देख सकते हो। पहले की तुलना में यह सिलेबस सीमित कर दिया है, किंतु पहले सरल प्रश्न पूछे जाते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको वैचारिक विषयों को लेकर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 21 दिसंबर की परीक्षा में हिंदी के जो प्रश्न पूछे गए थे वे वैचारिक विषय को लेकर थे। विषय का मतलब युग या कोई भी युग हो या विधा हो या कोई रचना हो, उस विधा में आने वाली कोई भी रचना क्यों न हो, वो वैचारिक आधार को लेकर या उसके विषय एवं पात्र को लेकर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उन्होंने पहले की तुलना में सिलेबस तो सीमित कर दिया है, लेकिन जो पढ़ने का दायरा है वो बढ़ा दिया गया। पहले सिर्फ हमें रचना पढ़नी थी या किस रचना कार की यह रचना है ये पूछा जाता था, या एक आध दो बार ये भी पूछा जाता था कि भाई इस रचना में कौन से पात्र हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो हर एक रचना की वैचारिक पृष्ठभूमि या उसकी अवधारणा या उसका विषय या पात्र ये इसमें पूछे जाते हैं। इसको उन्होंने बढ़ाया है। देखा जाए तो सिलेबस हमारे लिए बहुत ही आसान कर दिया है पहले की तुलना में। पहले ऐसा नहीं था। पहले था कि आपको एक आध बार कबीर दिया या रैदास दिए या रहीम दिए या कोई भी प्राचीन कवि दिया, तो उनमें से या अभी आधुनिक काल में आने वाले जो लेखक हैं, उन लेखकों की इतनी सारी रचनाएं होती थी या रचनाएं हैं, तो उन रचनाओं में से कौन सी रचनाएं पढ़नी है या कौन सी रचनाएं पढ़नी नहीं है, ये उन्होंने बताया नहीं था। लेकिन अब उन्होंने हमारे लिए बहुत ही आसान कर दिया है। अब उन्होंने ये कर दिया है कि हमें किस रचनाकार का साहित्य पढ़ना है या उस साहित्य में हमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ये बताया है। पहली इकाई और दूसरी इकाई, जैसे हिंदी भाषा और उसका विकास या हिंदी साहित्य का इतिहास, ये दो पहले जो प्रकरण इसमें दिए गए हैं। पहले प्रकरण थोड़े से विस्तृत हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल है वो उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में दिया है, और हिंदी भाषा यानी भाषा में उन्होंने थोड़ा बदलाव किया है। पहले जो हिंदी की बोलियाँ या उपबोलियाँ या देवनागरी लिपि की विशेषताएं, मानकीकरण या उसकी जो मानक विविध रूप थे वो पूछा जाता था या आंदोलन पूछे जाते थे। लेकिन अब उन्होंने पूरा हिंदी का भाषिक स्वरूप ही इसमें डाल दिया है, यानी व्याकरणिक जो भाग है वो उसमें इन्होंने बढ़ाया है। व्याकरणिक भाग में लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या वाक्य रचना, उपसर्ग या अलग अलग ध्वनियाँ ये भी इसमें आ सकती है। पहले इसमें थोड़ा कम पूछा जाता था, जैसे उपबोलियाँ या बोलियाँ या उसका प्रारंभिक रूप या अवधारणा, इतना ही उसमें था। लेकिन अब इसमें बढ़ावा उन्होंने दिया है। ठीक है। दूसरे जो भाग है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य में उन्होंने पहले की तुलना में सब दिया है, लेकिन अवधारणाओं को लेकर अवधारणाओं में उन्होंने कहा है कि जो विशेषताएं हैं या उसकी पृष्ठभूमि है, जो आंदोलन है, भक्तिकाल, रीतिकाल में आने वाले तीनों ही काल, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। उसके बाद हमारी आधुनिक काल की जो युग है, पांचों युग, जैसे नई कविता तक। लेकिन उन्होंने पहले ये नहीं बताया था कि नई कविता के बाद समकालीन कविता या अकविता, बहुत सारी कविता के जो आंदोलन चलाए गए, वो आंदोलन उसमें आते थे पहले के सिलेबस में। लेकिन अभी के सिलेबस में उन्होंने कहा है कि 2000 तक या वर्ष 2000 तक ही आपको जो हिंदी साहित्य में साहित्य मिलता है वही पढ़ना है, उसके बाद का नहीं। हिंदी के गद्य साहित्य में उन्होंने पूरी विधाएं दी हैं, जैसे उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध, आलोचना सब दिए हैं।
तो इसमें जो पहले अन्य विधाओं में था, तो अन्य विधाएं में उन्होंने प्रवासी साहित्य थोड़ा अलग कर दिया है। हिंदी का प्रवासी साहित्य अवधारणा एवं उसके प्रमुख साहित्यकार ये उन्होंने बढ़ाया है। साहित्य शास्त्र का भाग हो या हिंदी कविता का हो, नाटक हो, उपन्यास हो, पहले उन्होंने नहीं बताया था कि कौन से नाटक कितना पढ़ना है। अगर प्रसाद लिए जाए तो प्रसाद के इतने सारे नाटक है, तो उनमें से कौन से नाटक पढ़ने हैं। तो अब उन्होंने दिए हैं कि प्रसाद के 3 नाटक पढ़ने हैं, कविताएं कौन सी। पहले की तुलना में अब उन्होंने हमारा जो दायरा है वो सीमित कर दिया है, और उन्होंने ये कहा कि हालांकि पूरे सिलेबस को, कहने का अर्थ है कि पूरे सिलेबस को उन्होंने एक चौकट में बंद कर दिया है। हमें सिलेबस पढ़ते समय बिल्कुल भटकना नहीं है, और भटकाने का काम उन्होंने नहीं किया है। सिर्फ सिलेबस सामने रखना है और जो इसमें दिया है वही पढ़ना है, और उसमें से हमें अवधारणा, वैचारिक पृष्ठभूमि या विषय एवं पात्र यही हमें निकालना है। तो वो कोई भी युग, काल, विधा या रचनाकार हो या उस रचनाकार की रचना हो, तो हमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है ये उन्होंने यहाँ पर दिया है। अर्थात पूरा सिलेबस हमारे सामने है, और उन्होंने सिर्फ कहा है कि इस सिलेबस के आधार पर आपको वैचारिक पृष्ठभूमि या वैचारिक विषयों को लेकर या चरित्र एवं पात्रों को लेकर ही पढ़ाई करनी है। यानी जो पंक्तियों के प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो कविताओं पर पूछे जा सकते हैं। यानी इकाई नंबर 5 हिंदी कविता और इकाई नंबर 6 हिंदी उपन्यास, यानी जो गद्य साहित्य और काव्य भाग आता है उसमें उन्होंने सीमित कर दिया कि भाई प्रेमचंद्र का एक ही उपन्यास पढ़ना है आपको, अज्ञे का एक ही पढ़ना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक पढ़ना है। यानी किस किस रचनाकार का एक एक कौन सा उपन्यास पढ़ना है वो उन्होंने यहाँ पर बता दिया है। तो मेरे ख्याल से ये सिलेबस बहुत ही अच्छा है और सीमित कर दिया है, और इसको हम तैयार भी कर सकते हैं। तो हम इस सिलेबस पर आने वाले समय में हर एक विषय को लेकर, एक एक इकाई को लेकर हम वीडियो बनाएंगे और इस सिलेबस पर चर्चा करेंगे।